अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो पहले वीडियो पे कमेंट आया था आंसर कीज़ के लिहाज से, तो मैं आपको बता दूं कि आंसर कीज़ इतनी भी गलत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कुछ पेपर्स में 1 2 3 आंसर कीज़ गलत है और कहीं पर आंसर कीज़ बिल्कुल सही है। तो आंसर कीज़ का तो इतना टेंशन ही मत लो, ठीक है। और अगर आपको आंसर कीज़ आपके पास नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको आंसर कीज़ की एक वीडियो बना दूंगी जो जिसमें सिर्फ आंसर कीज़ होंगी, ठीक है, जो इस बुक में भी हैं, ठीक है, पीछे दिए गए हैं। और अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो wisegoat.com है, wisegoat.com, वहाँ से आप पूरी बुक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी बुक PDF में डाउनलोड कर ले अगर आपको इतने वो नहीं आपके पास नहीं है। सबसे पहले हम 2004 का मैंने कर दिया है, 5 का स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज मैं चाहूँगी कि 2 वीडियो अपलोड करवा दूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी करेंगे। इन NPN ट्रांजिस्टर P वर्क एज, अच्छा अगर वो चाहे PNP हो या NPN हो, सीक्वेंस ऐसा ही होगा, पहले इमिटर फिर बेस फिर कलेक्शन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है बस इस तरह PNP और NPN बना देना और उसके नीचे EBC लिख देना। तो अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो P वर्क एज बेस। A transformer works according to mutual induction. Work has same unit as torque. अब आपको पता है यूनिट्स आपको आने चाहिए और यूनिट पर मेरी वीडियो भी है, शॉर्ट है, आप वो शॉर्ट देख लीजिएगा। 2 masses each of 60 ग्राम अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस पुले when 10 ग्राम इज एडेड टू, यानी 2 masses है 60 ग्राम के हैं, वो एक फ्रिक्शनलेस ये लिखा हुआ है, इनसे गलती हो गई है, फ्रिक्शनलेस पुले से अटैच है। अगर हम 10 ग्राम आर एडेड टू वन ऑफ द मास, अगर हम 10 ग्राम किसी एक मास में अंदर कर दें, यानी 2 मासेस है, 2 मासेस 60 ग्राम की है, अगर इनमें से एक मास में हम 10 ग्राम अटैच कर दें तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी। ये बहुत तरीके से होता है, इसके लेंदी फॉर्मूलाज भी होते हैं, लेकिन मैं इस तरह करती थी कि यानी जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने कुछ इस तरह किया था कि भाई एक अनबैलेंस फोर्स है, वो अनबैलेंस फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला हर किसी को पता है mg। तो वो मैं मास क्या डालूंगी, मैं मास डाल दूंगी 10 ग्राम, ठीक है, जो उन्होंने ऐड करवाया क्योंकि मैं अनबैलेंस फोर्स निकलवा रही हूँ। उसके बाद मैं ना 9.8 लिखना पड़ता है, ठीक है, जी की जगह, लेकिन जबकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो मैंने पहले से ही 9.8 को चेंज करवा दिया सेंटीमीटर में, ठीक है। मेरे पास जो अनबैलेंस फोर्स निकला वो 9800 था। अच्छा, अब मुझे निकालना है जो मेन चीज़ है, वो एक्सेलरेशन मांगी इन्होंने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, वो फॉर्मूला दोबारा पुट करूँगी, उसके ऊपर जो फोर्स मैंने यहाँ से निकलवाई थी वो पुट करवा दूँगी और मासेस यहाँ पे मैं सारे जमा करवा दूँगी। 60 ग्राम, उसके ऊपर एक में 10 ग्राम ऐड करवाना था, तो चलो ऐड करवा देते हैं 130 ग्राम, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज़ को पुट करेंगे और 75.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। अब जब मैं आंसर्स में जाऊँ तो आंसर में मुझे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा 75, लेकिन इसके जो करीब है दैट इज़ 80 और 80 इसका आंसर है, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कम्पटन इफेक्ट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट। एज वी ऑल नो कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो डुअल नेचर है लाइट का, एज अ पार्टिकल भी है, एज अ फोटोन भी है, ठीक है, और एज अ वेव भी है, ठीक है। तो कम्पटन ने लाइट को एज अ फोटोन डिस्क्राइब किया है, यानी एज अ पार्टिकल। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉम्ब ब्लास्ट ऑन द मून, इट साउंड्स विल बी हर्ड ऑन द अर्थ आफ्टर। अच्छा, कोई साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, इसकी वजह यह है कि नो मीडियम, साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पास होने के लिए, एंड इन द स्पेस दे डू नॉट हैव एनी मीडियम। तो आपको मून से अर्थ तक, वो जो मून में ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अगर हमें सुनाई देते ना तो बहुत मसले हो जाते, ठीक है। फिर हमें, क्योंकि सन पर तो इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते तो हर वक्त हमें उसकी आवाज़ें सुनाई देती। लॉन्गिट्यूडल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विल नॉट चेंज। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विल नॉट चेंज, जो इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी। टॉर्क डिस्क्राइब, अब मैं आपको बता दूँ टॉर्क के मेरे पास इतने फॉर्मूला है। एक को तो टॉर्क की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एल एंगुलर मोमेंटम, एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है कि इनर्जिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये आता है कि आर जो वेक्टर है वो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय फोर्स का वेक्टर से, ठीक है। ये इतने फॉर्मूलाज हैं वेक्टर के,
तो अगर हम अब देखें तो टॉर्क ने किसको डिस्क्राइब किया, एक्सेलरेशन। नहीं, फॉर्मूले में तो कहीं पर भी नहीं लिखा एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया ये रहा। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन एक ही बात हो गई। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द बेस्ट आंसर। इस फॉर्मूलाज को देखकर आप बता सकते हो कि भाई टॉर्क किसको डिस्क्राइब कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस। एडियाबैटिक का प्रोसेस समझाने लगूंगी पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल नॉट इमिट, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो प्रोटॉन को नहीं करता, ठीक है। वो आप खुद बताओ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या रेडिएशन पास होती है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। एंड प्रोटॉन इज नॉट एन अल्फा बीटा। अल्फा आपको पता है ना, अल्फा कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूक्लियस, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं, इतना समझ लो। रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है, ठीक है, क्या है, एक एलिमेंट है, उससे रेस पास होती है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अल्फा आपको पता है, अल्फा कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, ओके। अच्छा, या इट विल नॉट इमिट प्रोटॉन, वो प्रोटॉन कभी भी इमिट नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को समझना बहुत इजी है, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो यूरेनियम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं शायद यूरेनियम का वो भूल गई हूँ, एटॉमिक नंबर 92 और 82, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा खुद यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। मुझे याद नहीं है। अब पता है क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कहानी, ये यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है शायद 92 को 82, इनके अब इसके बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। व्हाट डज दैट मीन कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स के ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहीं पर भी पड़े हो ये ना डिक्रीज होते चले जा रहे। कैसे, इनसे रेस पास हो रही है, और वो रेस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। मैडम क्यूरी ने यही तो डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ नॉट अ चैप्टर, इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। उस वक्त ये सब्जेक्ट था ही नहीं है, उस वक्त चैप्टर ही नहीं था। लेकिन जब मैडम क्यूरी ने इस पर रिसर्च किया तो उससे पता लगा कि भाई ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स को आप देखो तो वो रेस पास नहीं करी, लेकिन यूरेनियम से जो स्टार्ट है पीरियोडिक टेबल में वो सारी रेस पास करती है। और फिर मैडम क्यूरी की बेटी जो थी उसने बाकी एलिमेंट्स पर काम किया, ठीक है। मैडम क्यूरी ने यूरेनियम पर किया था और उसकी बेटी ने शायद थैलेडियम और पैलेडियम पर किया था, ठीक है। इससे रेस पास हो रही थी। तो जब मैडम क्यूरी ने देखा कि ये जो यूरेनियम है ये रेडिएशन पास कर रहा है, लेकिन पर जब उसने और एनालाइज किया तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस पास हो रही है, कुछ किस तरह डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर उसने दोबारा पता लगाया कि जो वो रेज है ना उसको भी उसने 3 चीज़ों में तकसीम कर दिया कि कुछ रेज अल्फ़ा है, कुछ बीटा है और कुछ गामा है। गामा होते जो डिफ्लेक्शन ही नहीं कर रहे थे, अल्फ़ा जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, बीटा जो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का यानी डिस्कवर हुआ था रेडियो एलिमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, 20 रेजिस्टेंस ओमेगा एंड 60 ओमेगा आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर मैं इतना अंदर नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब रेजिस्टर्स सीरीज़ में अटैच होते हैं तो वी डिफरेंट होता है और करंट जो होता है वो दोनों रेजिस्टर्स पर सेम होता है। और जो रेजिस्टर्स में सीरीज़ होती है वो कुछ इस तरह आप निकाल सकते हो, यानी आप टोटल रेजिस्टर इन जितने रेजिस्टर्स आपको दिए उनको प्लस करके आप निकाल सकते हो। और जो है फॉर्मूला आपका V = IR लगेगा, बहुत आसानी से निकल आएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पता हो काफ़ी है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करवा दी हैं अब आप बैठ के सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफाइन वेलोसिटी एंगुलर बाय लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज ऑलवेज। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे गलती हुई है, आंसर कीज में इन्होंने सी का ऑप्शन दिया है जबकि राइट आंसर 90 डिग्री है। अच्छा, सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, द डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करो बट in the aspect of linear velocity of an object moving in a circle is always। अब हमें बताओ कि जब आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करोगे तो आप उसे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करो बट उसका एंगल बता के। तो लेट मी टेल यू कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है और ये लीनियर वेलोसिटी भी है। इस तरह ताल्लुक है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है। अब एक बात हमने पढ़ी है कि
टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और आर, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना तो जीरो के बराबर आता है, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो का बराबर आता है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो VT है ना, इसका ताल्लुक ओमेगा के साथ इन द फॉर्म ऑफ एंगल 90 डिग्री है, और VT का भी ताल्लुक R के साथ इन द फॉर्म ऑफ एंगल 90 डिग्री है, दोनों का 90 डिग्री है। और जब इसी तरह का जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना, आपने डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का पढ़ा होगा ना चैप्टर, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? वो जीरो आता है। जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, ठीक है। ये मैंने इस पॉइंट को, ये मैंने जस्ट इजाफी इंफॉर्मेशन दी आपको, इस तरह मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये आपकी ओमेगा है, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। जब इनका वेक्टर निकालेंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आंसर क्या निकलेगा? जीरो। और बस इतना समझा दूँ कि इसी तरह आर का भी यही चेक करें, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के जो एंगल्स के लिहाज से अगर हम देखें तो 90 डिग्री का, इनमें 90 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू बोथ साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। द डिस्टेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज ट्रिपल फ्रॉम द सरफेस, व्हाट हैपन्स टू इंटेंसिटी। देखो, जब डिस्टेंस आपको ट्रिपल दिया है ना और इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी 1/3 को। अल्फा रेज, अब देखो क्वेश्चन आ गए, ये शायद जब मैं सॉल्व करी थी वहाँ के लिखे हुए, मैंने लिखा हुआ भी अपने साथ कि अल्फा रेज, अगर अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, देखो हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा रेज, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर हीलियम 4 आ गया ना तो आपने घबराना नहीं है, अल्फा रेज आर हीलियम 4। हीलियम का एक आइसोटोप है जिसे हम बोलते हैं हीलियम 4, ठीक है। तो अल्फा रेज आर हीलियम 4, कंसिस्ट ऑफ हीलियम 4। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ, देखो लिखा हुआ भी है मैंने, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड और यही जो हीलियम है ना, ये आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये जस्ट इजाफी इन्फॉर्मेशन है, आपको बस ये पता होना चाहिए। हीलियम 4, हीलियम न्यूक्लियाई, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। द थिंग नीडेड रिक्वायर इन द मीडियम फॉर लाइट वेव प्रोपोगेशन। अच्छा, हमें ना लाइट वेव प्रोपोगेशन के लिए नन ऑफ द अबव चाहिए। ये सारी चीज़ें चलो ज़रूरत पड़ सकती है, बट हमें नहीं चाहिए मीडियम लाइट वेव के लिए। अब आप खुद देखो, साउंड वेव, जो मून के साउंड्स है, जो सन के साउंड्स है, वो अर्थ तक नहीं पहुँचे। वाई? बिकॉज साउंड वेव नीड मीडियम। बट जो लाइट्स है, आज सूरज की रोशनी हमारे अर्थ तक पहुंच रही है। भाई क्यों पहुंच रही है? क्योंकि लाइट वेव डजंट नीड मीडियम, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे शायद यहाँ पे जो आंसर कीज है ना, उसमें आंसर इन्होंने कुछ इलास्टिसिटी लगाया हुआ है, बट आंसर सही आंसर इसका नन ऑफ दी अबव है। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पे एक आंसर की चलो गलत हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, एन आइडियल करंट हैज़ रेजिस्टेंस। अच्छा, ये मैंने बहुत सर्च किया, ठीक है। इन्होंने लगाया हुआ है, आपके आंसर कीज में है 1 ओहम, लेकिन जब आप सर्च करते हो, और वैसे ये आपके 12th के बुक में डिफाइन ही नहीं किया गया आइडियल करंट को, ठीक है, कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब हम निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आइडियल करंट का जो है ना एक इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या? इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0 कंडक्टेंस। और जीरो और कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस आपका 1/, यानी रेजिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशन है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का, ठीक है। बस ये आइडियल करंट हैज़ रेजिस्टेंस, 0 कंडक्टेंस या इनफाइनाइट इंटरनल। तो इन्होंने 1 ओहम लगाए, तो मेरे लिहाज से ये इनफाइनाइट होना चाहिए। एंड EMF इंट्रोड्यूस इन द DC जनरेटर डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ आर्म, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब यहाँ पर भी एक मसला है, अगर आपसे कंडक्टेंस का SI यूनिट मांगे ना तो दैट इज सीमेन, ठीक है, S। लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ कंडक्टेंस का यूनिट मांगा है। तो अगर आपसे कोई फॉर्मली पूछे ना, तो फॉर्मली तो ये आता है मो, MHO, ठीक है। ओहम को उलट करके मो बनाया है, ठीक है। लेकिन SI यूनिट सीमन है। अब यहाँ पे चक्कर है, आंसर कीज में इन्होंने ये दिया है, आंसर कीज में आंसर C है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा गया है। या तो ये इस तरह लिखा जाएगा या तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अब शायद मिस प्रिंटिंग हो गई हो और शायद ये इसी तरह लिखा गया हो, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा आया हो। लेकिन अगर इस तरह लिखा भी आया है तो मैं तो इसे आंसर कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि या तो इस तरह लिखा जाता है या तो इस तरह लिखा जाता है। तो मेरे लिए तो आंसर C में है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं। और ये मैंने इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं। Question number 21, an object is placed 30 cm from a convex lens whose focal length is 15 cm. What is the height of image as compared to object? इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है सेम आएगा।
Convex lens produce virtual image when the object is placed between principal focus and occipital center. In the SHM, the velocity is maximum mean position. Capacitance depends on all of the above. ठीक है. The vector addition follow, ये सारे लो फॉलो किए जाते हैं वेक्टर्स एडिशन में. ठीक है. तो आपका पेपर कंप्लीट हो गया. ठीक है. और इसकी ये आंसर कीज़ हैं कुछ मैंने इसमें सही भी कर लिए हैं. ठीक है. ये जो मैंने पेन से लिखे हैं ना, तो दैट इज़ कि ये जो है ना, ये इनके बुक में गलत है और मैंने सही किए हैं. इसमें कुछ सही नज़र भी नहीं आ रहे. ठीक है.